अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और इस वक्त हम मारूफ शायर, अदीब, नकाद, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इंतहाई साफ़ गो गाफिर शहजाद साहब के पास मौजूद हैं और गाफिर साहब से हम बहुत सारी बातें करेंगे। गाफिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गाफिर साहब, आपने वक्त दिया। बात हो रही थी आपकी साफ़ गोई की, आप नकाद भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि साफ़ गोई वाला ज़माना है ही नहीं, लोग नाराज़ नहीं हो जाते? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपना गुफ्तगू करने का। तो जहाँ तक साफ़ गोई है, आप साफ़ गोई की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इशारा तो करें किसी की तरफ, वो फ़ौरन नाराज़ हो जाता है। ये कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर किसी की थोड़ी सी इस्लाह भी करने की कोशिश करें ना कि जनाब ये जो बात आप कर रहे हैं ये फैक्चुअल यूँ है, तो वो इस बात पे भी नाराज़ हो जाता है। यानी कोई बंदा ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो गलत है, कि गलत है। अच्छा, तो हो सकता है। हाँ, उसमें अब एक और दूसरा फिनोमेना ये हो गया है, वो फ़ौरन कहते हैं जी वो आपका सच है, ये हमारा सच है। हाँ, ये भी आ बिल्कुल गया। ऐसा। अच्छा, फिर एक और बात करते हैं, कहते हैं ये पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, इसमें हतमी सच तो है ही कोई नहीं, मतलब टाइम और स्पेस के साथ सच बदलता रहता है। तो अब ये इतने जवाब आ गए हैं कि ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात तो फिर बंदा खामोशी इख्तियार करता है और इस बात पे अफसोस करता है कि यार इसको एक दुरुस्त बात बता रहे हैं और वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने तो आपको बहुत सारी जगह पे खामोशी इख्तियार करते नहीं देखा जी। आप अपनी बारी पे जब आपको मौका मिलता है तो आप पूरी ताकत के साथ अपनी बात का इजहार करते हैं। तो आप लिखने वाले आदमी हैं, तो ज़ाहिर है जो अदीब है, जो शायर है, वो बहुत सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द चल रही होती हैं और वो अपने सोच के मुताबिक उसको लेके चलता है और बयान भी करता है। लेकिन जो सोसाइटी है, इसके हवाले से कहा जाता है कि इसका मिजाज बनाने में हमारे इस तबके का, इंटेलेक्चुअल्स का बहुत अहम रोल है। तो अब हमारी जो सोसाइटी का मिजाज है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स किस हद तक ज़िम्मेदार है? अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये वाकई कभी इंटेलेक्चुअल्स का रोल होता था, राइटर्स का रोल होता था। आपको याद होगा कि 1951 का जो रावलपिंडी साजिश केस है, उसमें गवर्नमेंट जो है वो इतनी खौफजदा थी कि उन्होंने फैज़ समेत कई, नदीम कासमी समेत कई अदीबों शायरों को पाबंद सलासिल कर दिया, जालिम वगैरह भी उस सारी सूरत हाल से गुजरे। अच्छा, उस वक्त वजह ये होती थी कि जो स्पोक्स पर्सन होता था सोसाइटी का, वो राइटर होता था। ठीक। अच्छा, अब जब से ये टीवी चैनल्स और ये अखबार और ये मीडियाज़ वगैरह आए हैं और उसमें जो राइटर है वो एक तरह से एक साइड पे हो गया है। अब कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो अगर तो प्रोफेशनली जर्नलिस्ट हो फिर तो समझ आती है, क्योंकि वो एक एनालिसिस करके एक नतीजे पे पहुंच के बात करते हैं। वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी नहीं है, लेकिन उन्हें शौक है बोलने का। पीछे डोर कोई और हिला रहा है और वो बता रहा है कि अब आपने ये सवाल करना है। हाँ जी, वो आगे हो रहा है, वो ये लगाया होता है, ईयरफोन लगा होता है। तो ये जब दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है ना चीज़, कि पीछे सोच किसी और की है, ज़ुबान आपकी चल रही है, तो फिर उसमें सच्चाई भी नहीं रहती और जो असल फैक्ट्स होते हैं वो भी बयान नहीं होते। फिर एक ख़ास किस्म का मंजरनामा वो उसके अंदर पेश किया जाता है। मेरा नावल जो है करोल घाटी, वो आपने शायद नज़र से गुजरा हो, उसके अंदर यही बेसिकली असल जो मौजू है उसका यही है कि करोल घाटी ज़ाहिर रिंग रोड पे एक मुकाम है जहाँ कोई 2 साल पहले एक खातून का रेप हो गया था। तो इस नावल के अंदर यही बताया गया है कि वाक़या तो एक है, लेकिन उसमें सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने क्या रोल प्ले किया, किस तरह से सच को मैन्युफैक्चर किया गया, कैसे बताया गया। फिर उसमें जो हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं, सेफ सिटी है जैसे, या पुलिस है, या इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, या उसमें अपना अदालतें हैं, फिर जेल है, सज़ा होती है, वहाँ पे तफ्तीशी टीम जाती है। तो ये सारी बातें जो है ना, हर एक का ना उसमें अपना अपना सच है और हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पेश कर रहा है और सच कहीं उस करोल घाटी में कहीं गुम हो गया हुआ है। तो उसी सच की बेसिकली तलाश, मेरी सारी तहरीरों का मकसद जो है वो उसी सच की तलाश ही है। अक्सर मेरी शायरी हो, नज़्म हो, अफसाना हो, या ये नावल, अभी मैंने 4 नावल जो लिखे हैं उसके अंदर उसी सच की तलाश है बुनियादी तौर पर। अच्छा, वैसे तो लिखने वाला कहते हैं कि वो ज़रूरी नहीं कि जो सच लिखता है वो सच बोलता भी हो। जी, आपको क्या लगता है?
जो तो जेन्युइन राइटर है ना, लिखना जिसका मसला है, वो तो वही लिखेगा जो महसूस कर रहा होगा, जो एनालाइज कर रहा होगा वो तो वही लिखेगा। लेकिन एक जो फैशन के तौर पे शायर अदीब बनेगा कि लोग मुझे पहचाने कि मैं भी शायर हूँ या मैं भी नावल निगार हूँ, जाहिर है वो ऐसी चीज़ें लिखेगा जिसकी मार्केट में डिमांड होगी, जो लोग सुनना चाहेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ये डाइजेस्ट हैं जिसके अंदर ये ख़वातीन बहुत सारी कहानियाँ लिखती हैं, तो वो वही लिखती है जो पब्लिक पढ़ना चाहती है। इसी तरह स्टेज के ऊपर आके हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, और जिसके बाद फिर वो बाकायदा पास देते हैं ताकि अब क्लैपिंग हो। तो जब आपने क्लैपिंग लेनी है तो फिर आपकी अपनी बात तो नहीं रहेगी, आप तो ये देखेंगे कि उसकी नब्ज़ मैंने पकड़नी है और ऐसा जुमला कहना है कि वो आगे से बस हला हला हो जाए। मतलब वो इन चीज़ों का हम ये समझें कि बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं सोसाइटी। बिल्कुल, इससे जो ट्रेंड सेट हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सोसाइटी में डिटेरियोरेशन हो रही है। जो सड़क के ऊपर आप देखें लोगों में सब्र और ज़ब्त नहीं रहा, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, वो इसलिए कि लोग जो है उन्हें पता चल रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्हें पता चल रहा है हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे, उन्हें पता चल रहा है कि कुछ ऐसे लोग काबिज़ होते जा रहे हैं जो इस काबिल नहीं है कि उन्हें उस सीट पे बैठना चाहिए या उस प्लेटफॉर्म से बात करनी चाहिए। तो ये मत सोचें कि आम पब्लिक जो है वो अक्लमंद नहीं है, वो रोज़ाना एनालिसिस करती है और फ़ैसला करती है, बाकायदा जजमेंट करती है। कि अभी अलमरा में अगर कोई तकरीब होती है और एक शख्स को ये गिला होता है कि जी हमें इस फेस्टिवल में नहीं बुलाया गया, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जब आप फेस्टिवल में किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए वो एक आजमाइश होती है, क्योंकि वहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उसने ज़िम्मेदारी से कोई एक बात करनी है, ऐसी बात करनी है जिसके कुछ मानी हो, जो तख्लीकी सतह पे बात बनती हो, जो जस्टिफाइड हो, जो इस वजह से ना हो कि उसने क्लैप लेना है या पब्लिक जो है वो गैदर करनी है, वो मकसद ना हो उसका। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़िम्मेदारी बन जाती है और ये एक आजमाइश के तौर पे ये चीज़ हमारे सामने आती है। अब जब आप लोगों को सिर्फ एक दफ़ा आप एक लतीफ़ा सुनाते हैं, लोग हंस पड़ेंगे, दूसरी दफ़ा उससे अगला लेवल का सुनाएंगे तो हंसेंगे, तीसरी दफ़ा उससे अगले लेवल पे, तो हमारा जो सोसाइटी को हम आहिस्ता 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 धकेल के उस मतलब मेयार ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, नीचे की तरफ जा। अलमरा के फेस्टिवल की बात की आपने, अभी रिसेंटली भी अलमरा में 2 बड़े फेस्टिवल हुए, लिटरेरी फेस्टिवल भी हुआ जो कराची वालों ने आके किया, उसके बाद फैज़ मेला भी हुआ। फैज़ मेले के बारे में भी बात करेंगे। जो लिटरेरी फेस्टिवल टाइप चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि किताब का रुझान पढ़ने का ख़त्म हो रहा है और इस तरह की चीज़ें हैं, और इस तरह के मेगा इवेंट्स जो हैं, क्या हमारे इस रुझान को, बदलते रुझान को कोई मतलब फ़ायदा दे रहे हैं? अच्छा, ये जो फेस्टिवल है ज़ाहिर है इस फेस्टिविटी से ही है, मेला है, हल्ला गुल्ला है, एंजॉयमेंट है, और कुछ उस तरह से इस एंटरटेनमेंट को कुछ उन्होंने ऐसा ज़रिया भी बना लिया है कि जिसकी वजह से जो सीरियस वर्क है वो ना वो दिखाना चाहते हैं और ना ही उनका ये माइंड सेट है कि लोग देखना चाहते हैं। तो इसकी वजह से इसने, आप देखें आज से जो 10 साल पहले जो शुरू हुआ था ये फेस्टिवल जो है, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल जो था, LLF था या कराची के LF था या जहाँ पे होता शहरों के नाम से था। अच्छा, उसमें उसका प्रोग्राम निकाल लें और आज 10 साल के बाद आज का जो प्रोग्राम है वो निकाल लें, तो जो शेड्यूल हुए लोग और जो मौज़ूआत हैं और जिन किताबों पे बात हो रही है, वो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि हम कितनी तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। यानी शुरू में तो इसी नीयत से किया गया था कि ये अच्छे प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, मतलब स्पॉन्सर जो है, अब ये एक अजीब सी ना जकड़बंदी है। स्पॉन्सर जो है वो आपको डिमांड करता है जी कि आप जो है ना ज़िया मयूद्दीन को लेके आएँ, आप जावेद अख्तर को लेके आएँ, या आप जो है वो अली ज़फ़र को लेके आए, ब्रांड को लेके आए। अच्छा, अब वो जो बेचारा फेस्टिवल करवा रहा है उसकी मजबूरी है कि वो जब तक अली ज़फ़र को लेके नहीं आता तो उस वक्त तक उसे स्पॉन्सर नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी उसकी मजबूरी ये है कि जब तक वो इस तरह की पब्लिक फिगर को नहीं लेके आता, पब्लिक नहीं आती, लोग जो है वो उन लोगों को, मसलन मुसलसल तारड़ को आप उसके जितने प्रोग्राम देख लें हाल फुल भरा होता है, वो भी एक तरह से ब्रांड नेम है, लेकिन उसने अपना कंटेंट जो है उसको संजीदगी से एक मायार अपना मुकर्रर कर रखा हुआ है।
अच्छा, तो अब ये है कि वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए बड़ी कड़ी आजमाइश है। बाहर तो लोगों को शायद ये लग रहा होता है कि जी ये जो स्टेज पे 4 लोग बैठे हुए हैं ये पता नहीं कोई ये भी कोई जेब से पैसे दे के शायद नहीं आए, क्योंकि ये भी बातें होती हैं कि मुख्तलिफ स्लॉट्स भी है मेरा ख्याल। हाँ, मुख्तलिफ स्लॉट्स जो है, हाँ पब्लिशर्स भी बाज़ स्लॉट्स खरीदते हैं, बाज़ जो शौकिया, वही बात करें जो शौकिया लोग हैं वो भी स्लॉट्स खरीदते हैं कि जी हमारी किताब आई है या हमें इसके ऊपर, यहाँ तक कि अब तो सदारतें भी, ये जिस तकरीब की सदारत मैं करूँगा तो इसके इतने पैसे हैं इस स्लॉट के, तो आप दे दें, आप सदारत कर रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो फेस है वो सामने आ जाता है और काम पीछे रह जाता है। अदब वाला तो उसकी प्रमोशन वाला तो देखे ना, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि नदीम कासवी साहब के पास हम जब बैठते थे तो किसी दूर से कोटरी के किसी गांव से एक बंदा ख़त लिखता था कि ये मेरी गज़ल है, आपने शाया करनी है, और नदीम साहब वो गज़ल पढ़ते थे और अच्छी गज़ल होती थी। तो उस दिन सारा दिन नदीम साहब वो गज़ल हर आने वाले को सुनाते रहते थे। अच्छा, और वो सुनाते थे जी कि ये फ़लाँ शायर ने देखे क्या खूबसूरत शेर का है। जो उठ के जाते थे ना वो शायर का नाम और उसका कलाम दोनों साथ लेके जाते थे। बिल्कुल, क्या बात है, क्या खूबसूरत। अच्छा, अब देखें क्या होता है, अब आपके सामने या तो बंदे का फेस है या उसकी शख्सियत है, उसका कलाम कोई नहीं है, सिर्फ नाम जो है वो चल रहा है। तो अब देखें ऐसी सूरत हाल में जब तख्लीक जो है वो पीछे रह जाए और नाम या शख्सियत या ब्रांड जो है वो आगे निकल जाए, तो फिर ऐसे ही होता है। जो कंज्यूमर सोसाइटी होती है उसके अंदर इसी तरह ही होता है। उसमें फिर अब लोग जो है वही किताबें ख़रीदते हैं जो 4-5 किताबें मार्केट में ब्रांड नेम बनी होती हैं, हालांकि उससे बिल्कुल नेक्स्ट टू दैट दर्जनों किताबें होती हैं जो कंटेंट वाइज और हर लिहाज से अच्छी होती है, लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं हो पाती, प्रमोशन नहीं होती, एक्सेस नहीं होती लोगों को। तो देखें ना, ओपिनियन मेकिंग होती है ना, तो अगर ओपिनियन मेकिंग ही ना हो तो लोग जो है वो फिर उससे आगे नहीं जाते। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो वो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं फिर लिखना छोड़ जाते हैं या फिर उसी तरह लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह के मसाइल हैं। अच्छा, मुशायरे का जैसे मैं ज़िक्र करूँ, मुशायरे में ये था कि किसी ज़माने में नदीम कासवी साहब, अहमद फराज साहब, कतील शिफाई साहब, शहजाद अहमद साहब, खुर्शीद रिजवी साहब, मतलब है ये इस लेवल के सारे लोग होते थे और अच्छा यानी मुशायरा एक बनता था और लोग इन लोगों को सुनने आते थे। अच्छा, फिर कुछ वक्त गुज़रा, हमारे मज़ाहिया शायर थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया। अच्छा, उसमें अब अनवर मसूद तो ख़ुद चूँकि एक फ़ारसी के उस्ताद थे, अच्छे शायर थे, ज़ुबान का इस्तेमाल पता था और उन्होंने बहुत अच्छी मज़ाहिया शायरी भी की। उससे पहले दिलावर फ़गार, ज़मीर जाफ़री, वो उसी कंटिन्यूटी में थे। अच्छा, उन्होंने तो एक माहौल बनाया, लेकिन फिर मज़ाक के नाम पे उसके फ़ौरन बाद आने वाली नस्ल ने मुशायरे का सारा मिजाज बिगाड़ दिया। ये 5-7 साल 10 साल इन्होंने पूरा कैप्चर किए रखा। अब सोशल मीडिया का दौर आया तो कुछ नौजवान हैं वो बिल्कुल नए लोग बिल्कुल ऐसे, और उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू इनका तख्त उलट दिया हुआ। और अब जब वो हाल में दाखिल होते हैं तो उनके नाम की नारेबाजी शुरू हो जाती है। तो अब वो जो अच्छा शेर कहने वाला है या अच्छा शेर सुनने वाला है, ना वो वहाँ पे आता है ना ही उसे सुना जाता है। तो अब इनके हाथ में, तो अब लोग ये समझते हैं कि शायरी यही है। ये सबसे बड़ा नुकसान ये है। ठीक, आम आदमी को तो जाहिर है वो जहाँ दाद मिल रही होती है वहाँ पे। आपने चूँकि बात हो रही है अदब के हवाले से, तो इसमें जो अदबी तंजीमें हैं जी, वो किस हद तक इस सूरत हाल की ज़िम्मेदार है? मैं समझता हूँ टोटल ज़िम्मेदारी ही अदबी तंजीमों पे आयद होती है। ये जो हमने फेस्टिवल्स को स्पेस दिया है ना, ये अदबी तंजीमों ने दी है। यानी अगर लाहौर में 2 ही स्कूल ऑफ थाट थे, एक था अदब बराए अदब, एक था अदब बराए ज़िंदगी। अदब बराए अदब वाले जो थे वो हल्का रवाब ज़ौक़ के लोग थे, अदब बराए ज़िंदगी वाले अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन थे। ठीक है, ये दोनों ही आपस में लड़े हुए हैं। इन दोनों में लड़े हुए इस वजह से कि इन दोनों में वो लोग आए हुए हैं जो इलेक्शन के लिए आते हैं, अदब के लिए नहीं आते। इसमें रुकन वो लोग बनते हैं जिन्होंने एक चीज़ भी नहीं लिखी होती, किसी दूसरे से बाज़ औक़ात लिखवा के पेश करके तो वो हल्के के मेंबर बन जाते हैं। अच्छा, हर सेक्रेटरी 25-30 लोग हर साल ऐसे रुकन बनाता है कि जिनसे उसने वोट लेना होता है ताकि मैं इलेक्शन में जीत जाऊं या मेरी टीम जो है वो जीत जाए। ये पिछले 15 सालों से जब ये प्रैक्टिस हुई है तो इस वक्त गिन लें आप
आपको कोई संजीदा अदीब शायर इन तंजीमों के अदबी जो इजलास हैं उसमें नज़र नहीं मौजूद नहीं होते। और अगर कोई कोशिश करे उसको बेहतर करने की, उसको ये लोग आगे नहीं आने देते। मैंने 2 साल मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ का मेंबर रहा। अच्छा, उसमें क्या था, मैं इलेक्शन के लिए मैंने पार्टिसिपेशन के लिए पेपर जमा करवाए। उसमें जो मुखालिफ पार्टी थी वो जो हल्का अरबाब ज़ौक़ का वो था आइन, उसमें लिखा हुआ था कि उसको किसी और अदबी तंजीम का ओहदेदार नहीं होना चाहिए। मैंने ये बात इलेक्शन कमीशन जो थे कायम नकवी साहब उनके सामने रखी कि मैंने कहा जी इसको तो आप ये तो एलिजिबल नहीं है, तो इसको आप निकालें यहाँ से, तो मुझे बिला मुकाबला वो करें। जब ये सूरत उनके सामने रखी तो जो दूसरी पार्टी थी वो हफ्ते के रोज़ अदालत से जाके ले आई स्टे, और ना सिर्फ स्टे लेके आई बल्कि अगले दिन ज़बरदस्ती इलेक्शन यक तरफा करवा के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो मुलतवी कर दिया था। अच्छा, ये मुख्तसर बात ये है, वो मैंने फिर 4 किताबें भी इसमें छापी हैं, 2 सालों की रुदाद है, ये सारा मैंने फिर डॉक्यूमेंट किया है, तारीख का हिस्सा बनाया है। कहने का मतलब ये 2 साल की मेहनत के बाद पाक टी हाउस में शानदार इजलास होते रहे, 100 के करीब, और कोई सीनियर ऐसा नहीं था जिसको हमने वहाँ पे नहीं बुलाया। और एक दफ़ा कह लें कि अदबी हलकों में ये पता चला कि वाकई अदब क्या है और किस तरह से इन चीज़ों को लिखा जाता है, किस तरह तनकीद होती है। जैसे ही मैंने अगला इलेक्शन करवा के नेक्स्ट पार्टी को दिया तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो तो जैसे चारों तरफ से गिद्ध होते हैं ना, वो गिद्धों की तरह से सू लगा के बैठे हुए थे कि ये हटे तो फिर हम इस पे झपट पड़े हल्के के ऊपर। वो यही हुआ, झपट पे हल्के पे दूसरा हल्का भी आ गया, उधर वो भी हो गए, फिर ये इकट्ठे हुए, फिर एक तीसरा हल्का बन गया। तो अब सूरत हाल फिर वही है कि वहाँ पे जो इस तीसरा साल हो गया है, जो हल्का अरबाब ज़ौक़ है, इतवार वाले जो इजलास करते हैं उनका भी इलेक्शन नहीं हुआ, 5 सालों से जो जुमे वाले हैं उनका भी इलेक्शन नहीं हो रहा। तो वो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? आप भी सुना है किसी ग्रुप की सरपरस्ती फरमाते हैं? मैं करता था, मैंने बताया ना। नहीं, मैं अभी तो 3-4 साल से मैंने तो बिल्कुल लाताल्लुक हो गया हूँ, क्योंकि उनको बात सुनने के लिए तैयार नहीं ना। मैंने जब ये देखा कि इनके तो ज़ाती इंटरेस्ट है, मतलब सब ग्रुप्स के जो अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और वो एक तरह से अपनी एक चुदराहट बना के, एक जजीरा बना के बैठे, किसी और को वो ना घुसने देते हैं। और ना मैं तो अदब के लिए गया था या अदीबों के लिए गया था कि उनको कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए। और मेरी बार बार ये ख्वाहिश थी, मैं इन्हें कहता था कि ये जो लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल है ये हल्का अरबाब ज़ौक़ को करवाना चाहिए, ये किसी तीसरे बंदे को जो आउटसाइडर है, जो स्पॉन्सर लेके कर रहा है, उसको नहीं करवाना चाहिए। लेकिन इस बात की तरफ, हालांकि हल्का अरबाब ज़ौक़ मरकज़ एक और भी है जो मजमूई तौर पे भी इस सारी सूरत हाल को अरेंज करता है, उसका वजूद ही कायम नहीं है। तो इस वजह से जब हमने स्पेस दे दी फेस्टिवल्स वालों को, तो उन्होंने तो फिर फैज़ फेस्टिवल हो या जो भी हो, फैज़ फेस्टिवल की बात करते हैं, वो मैं बड़ी एक दिलचस्प बात हुई, किसी ने जिक्र किया कि ज़ाहिर है फैज़ फेस्टिवल इस वक्त कई सालों से बहुत बड़ा इवेंट बन गया है लाहौर का, और उसमें बहुत सारी नामवर शख्सियात भी आती हैं जिनके ब्रांड्स की हम बात कर रहे थे। तो एक साहब का कहना था कि ये जितना मर्जी जोर लगा लें, फैज़ को अल्लामा इकबाल से बड़ा शायर बना नहीं सकते। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? अच्छा, ये जो फैज़ फेस्टिवल है वो तो यकीनी बात है कि अल्लामा इकबाल से बड़ा शायर बनाने के लिए तो उसे उनके मकासद में कहीं पे भी है। अच्छा, और वो होना भी नहीं चाहिए। इकबाल का कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। इसका फैज़ का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। और सच्ची बात तो यह है कि जो फैज़ है वो अब जो हालात जिस तरह से जा रहे हैं उसमें तो बाज़ औक़ात वो आउट ऑफ प्लेस लगता है। ये भी एक मसला है। और पता नहीं उसके घर वालों को शायद ये भी एहसास होता हो कि ये ऐसा ना हो कि मंजर से गायब हो जाए, तो हम क्यों ना इसको ज़िंदा रखें। उनका ख्याल ये है कि फैज़ को ज़िंदा रहने के लिए फेस्टिवल्स की ज़रूरत है। ये उनका ख्याल है। जबकि सरकारी सरपरस्ती भी तो है ना। हाँ, लेकिन तख्लीक जो है ना जी, वो अपनी तवानाई और अपनी स्ट्रेंथ पे जिंदा रहती है। बंटो की तो कोई सरकारी सरपरस्ती नहीं। क्यों बंटो जिंदा है अभी तक? उसका अपनी जो तख्लीकी स्ट्रेंथ है वो मौजूद है, इस वजह से जिंदा है। मजीद अमजद को कहाँ सरकारी सरपरस्ती, वो कैसे मतलब है जिंदा, अभी भी जिंदा है। जो शायर है वो तो है। अच्छा, जब ये सरकारी सरपरस्ती का वो वहम पड़ता है ना बंदे को, और उसकी अंदर जो तख्लीकी स्ट्रेंथ है उसे होता है कि ये नहीं है, तो फिर वो
मसलन अगर आपको पता है कि आप जेन्युइन आदमी हैं और आप इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों के काम करेंगे, तो आपको लोगों के घर जा के उनकी बरादरियों को ले के साथ और उनको पैसे दे के वोट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप तभी लेते हैं जब आपकी अपनी कुछ कमी होती है, उस कमी को पूरा कर रहे होते हैं। तो ये जो है फेस्टिवल वाली फैज़ फेस्टिवल वाली बात, ये पहले फैज़ को ज़िंदा रखा हुआ था वो जो लोअर क्लास है उन्होंने, और फैज़ अमन मेला होता था, बिल्कुल ऐसे अभी भी होता है लेकिन उस तरह से अब नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए था। कास्मो में हुआ है ना, कास्मो में अभी इस दफ़ा भी हुआ है, इस दफ़ा भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो वसाइल की कमी का शिकार नज़र नहीं आता। बिल्कुल वो नज़र आता है, और लेकिन उसका ये भी नहीं कि आप फैज़ के नाम पे इतने सारे वसाइल इकट्ठे कर लें कि आपके जो इधर हो रहा है वो भी गलत है ना, ज़ाहिर है वो लेकिन वो बात वही आ जाती है गाफिर साहब के, जैसे आपने फरमाया कि ज़ाहिर तख्लीक ही ज़िंदा रहेगी। तो फैज़ साहब की जो बच्चे हैं ज़ाहिर है वो नहीं लगता कि वो भी अब तख्लीक की बजाय बस इसको कमर्शियल बुनियादों पे ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए है कि जो उनकी बेटी थी वो पीटीवी पे पहले होती थी और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज उसने बनाई अपने ज़माने में। अच्छा, दूसरी जो बेटी थी वो एनसीए में रही और अदारों को बहुत अच्छा चलाती रही, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन जब वो वहाँ से रिटायर्ड हो गई उसके बाद उन्हें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। अब इससे बेहतर और क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है कि वो अपने वालिद साहब का नाम भी साथ चलाएं और कुछ ना कुछ काम भी करती रहें। तो इस वजह से वो इनका नाम भी इस्तेमाल कर रही हैं, और इसमें मैं समझता हूँ बुराई नहीं है। कोई बुराई उस वक्त होती है जब इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं या आप मजबूरी की बिना पर ऐसे लोगों को शेड्यूल कर लेते हैं जिनकी वजह से फैज़ जो है उसका कद बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। मैंने आज भी फेसबुक पे एक चीज़ वो लगाई हुई थी कि 4-5 साल पहले इन्होंने कुलीदी खुतबे के लिए शम्सुर रहमान फारूकी को बुलाया। अच्छा, वो इंडिया से तशरीफ़ लेके आए और यहाँ फैज़ फेस्टिवल के कलीदी खुतबे में उन्होंने फैज़ की शायरी की कमज़ोरियाँ जो हैं उसको उजागर करना शुरू कर दिया और अपने ख़ताब में ये बताया कि फैज़ बुनियादी तौर पे एक कमज़ोर शायर था। अच्छा, अब तनकीद का हक तो हर किसी को है, वो ज़रूर कहे। आप तो ये हक बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो ज़रूर करें, लेकिन कलीदी खुतबे में एक फेस्टिवल है उसमें फैज़ की इमेज मेकिंग के बजाय उसको आप डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक, तो इस तरह का काम जो है ना वो नहीं होना चाहिए। इनके बच्चों को भी नहीं पता होगा कि इन्होंने यह काम पा जाना। बच्चे सामने बैठे हुए थे और वाकई उनको, और वो बड़ी मेहनत करके उनको लेके आए थे। तो लेकिन उसमें भी क्या था, अब देखें यहाँ पे भी जो शम्सुर रहमान फारूकी को और शमीम हनफी को जो लोग इंडिया से यहाँ इंपोर्ट करते थे तकरीबात के लिए, कराची वाले, लाहौर वाले, उनके पीछे बुनियादी तौर पर यहाँ के कुछ स्कॉलर्स से उनको नज़रअंदाज करना था कि जी आप बैठे हैं तो बैठे रहे, हम बाहर से लेके। ये रुझान भी ठीक नहीं है। मैं वही बात करना चाह रहा था कि मतलब आप पहले अपने तो मैक्सिमम को अचीव कर लें तो उसके बाद आगे जाना चाहिए। उसके मतलब आप ये बहरहाल चूँकि मतलब आपने रोमेला थापर को तो यहाँ कलीदी खुतबे के लिए बुलाया, डॉक्टर मुबारक अली को कभी नहीं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है कमर्शलिज़म का दौर है और ना सिर्फ अदब में भी बल्कि शायरी में भी जैसे आप फरमाते हैं, लेकिन आप तो कमर्शियल शायरी नहीं फरमाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो ऐसा, मैं तो बल्कि ये जो मुशायरे होते हैं कोशिश होती है कि ना ही जाऊँ। यानी वहीं पे जाता हूँ जहाँ कोई दोस्त या कोई ताल्लुक़ हो और जहाँ पे जाना कोई मजबूरी बन जाए। उसकी वजह यह है कि आप जब शेर कहते हैं, शेर तो आप बुनियादी तौर पर अपने इजहार के लिए करते हैं ना, उसके बाद आपने उसको मीडिया पे, किताब में या रिसाले में डाल दिया, अब वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। पब्लिक जो है वो मतलब उसको पढ़े, पसंद करे, खुद सुने सुनाए, वो एक और बात है। अब मैं जा के एक 4-4, 6-6 लोगों के मुशायरे में हर एक को अपनी गज़ल सुनाऊँ, उसे कहूँ कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये बड़ा अजीब सा लगता है ये। अच्छा, इससे पहले कि हम आपसे कुछ सुने, क्या लगता है कि आप बहुत अच्छे नावल निगार हैं, शायर बहुत अच्छे हैं या नकाद बहुत अच्छे हैं? आप ख़ुद को किस फ्रेम में ज़्यादा इजी फील करते हैं और क्या लगता है कि इस हवाले से अगर आपकी शनाख्त ज़्यादा मजबूत हो तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा, शायरी जो है जी, मैंने आगाज़ शायरी से ही किया था, तो शायरी में जो मेरा जो इजहार होता है उसमें जो थॉट्स हैं या जो बात है वो भी वही है जो नावल में है।
और अगर मैं क्रिटिकली चीज़ों को देखता हूँ तो अपने उसी फ्रेम में रख के लोगों की चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ या उसकी एवेल्यूएट भी करता हूँ कि क्या ये उस पर्पस पे पूरा उतरते हैं या नहीं। अच्छा, शायरी में कुछ बातें ऐसी हैं जो आप सिर्फ शेर की सूरत में पेश कर, वो आप अफसाने या नावल की शक्ल में नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नावल या अफसाने का मौजू तो बन सकती हैं, वो नज़्म या गज़ल के अंदर उतनी फ़ोर्स के साथ नहीं पेश होती। तो मैं बुनियादी तौर पे तो दोनों में इज़हार करता हूँ, लेकिन उसमें भी वो जो कहते हैं ना कि शायरी तो मेरी पहली मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मेरा इजहार है या मैं जिसमें सहूलत महसूस करता हूँ या जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं कह पा रहा हूँ, वो नावल है। यानी नावल का कैनवस ऐसा है कि उसमें आप सोसाइटी की जो मल्टी लेयर्ड सोसाइटी है और जो एक फैक्ट है या एक वाक़या है, उसके जो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, उसको नावल के अंदर आप हर लिहाज से पेश कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा है। चलें व्यूअर्स, गाफिर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला ऐसा है कि इसको कई नशिस्तों पे भी चलाया जा सकता है। यकीनन आपने इस नशिस्त को एंजॉय किया होगा। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम से इजाज़त लें गाफिर साहब से, मैं गाफिर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि कोई अपना कलाम अनायत फरमाएँ। चले ये गज़ल मैं आपको सुना देता हूँ। कहानी हूँ, कहानीकार हूँ या एक तमाशा हूँ। कहानी हूँ, कहानीकार हूँ या एक तमाशा हूँ। कहानी का कोई किरदार हूँ या एक तमाशा। बहुत उम्दा। जो मेरे कह कहों से कह कहों के फूल खिलते हैं। जो मेरे कह कहों से कह कहों के फूल खिलते हैं। कोई खुशबू का कारोबार हूँ या एक तमाशा। जो मेरे कह कहों से कह कहों के फूल खिलते हैं। कोई खुशबू का कारोबार हूँ या एक तमाशा हूँ। जो तुम रोते हो मेरी आंख से आंसू निकलते हैं। वाह क्या बात। जो तुम रोते हो मेरी आंख से आंसू निकलते हैं। तुम्हारे गम का हिस्सेदार हूँ या एक तमाशा। क्या बात। जो तुम रोते हो मेरी आंख से आंसू निकलते, तुम्हारे गम का हिस्सेदार हूँ या एक तमाशा हूँ। कोई बैठे या मेरे साये को रौंदे चला जाए। कोई बैठे या मेरे साये को रौंदे चला जाए। शजर रस्ते का सायादार हूँ या एक तमाशा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कोई बैठे या मेरे साये को रौंदे चला जाए। शजर रस्ते का सायादार हूँ या एक तमाशा। कभी मिलना बिछड़ना और बिछड़ जाने को मिल जाना। कभी मिलना बिछड़ना और बिछड़ जाने को मिल जाना। उदू हूँ मैं तुम्हारा यार हूँ या एक तमाशा। क्या बात, बहुत खूब। कभी मिलना बिछड़ना और बिछड़ जाने को मिल जाना। उदू हूँ मैं तुम्हारा यार हूँ या एक तमाशा। मेरे चारों तरफ गम टोलियों में रक्स करते हैं। मेरे चारों तरफ गम टोलियों में रक्स करते हैं। किसी सूफी का मैं दरबार हूँ या एक तमाशा। क्या बात, बहुत खूब जी, बहुत खूब। मेरे चारों तरफ गम टोलियों में रक्स करते हैं। किसी सूफी का मैं दरबार हूँ या एक तमाशा हूँ। सगे मामूर मुझ पर भोंकते हैं रात दिन गाफिर। सगे मामूर मुझ पर भोंकते हैं रात दिन गाफिर। मैं इस बस्ती का पहरेदार हूँ या एक तमाशा। जो तुम रोते हो मेरी आंख से आंसू निकलते हैं। तुम्हारे गम का हिस्सेदार हूँ या एक तमाशा। बहुत शुक्रिया गाफिर साहब। व्यूअर्स, यकीनन आपने इस नशिस्त को एंजॉय किया होगा। हम इंशाल्लाह आइंदा भी आपके लिए बहुत उम्दा गुफ्तगू और बहुत उम्दा शख्सियात के साथ नशिस्त का एहतमाम करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दी जर्नलिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह ने के बाद।